नमस्कार, तक्षशिला पीसीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको देखेंगे, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए डीपीएसपी जो है, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो अगर हम लोग प्री का बात कर ले, कोई भी एग्जाम हो, या मेंस की बात कर ले, अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, वहां पे एकदम यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि आप लोगों के मन में ये आता है कि डीपीएसपी जो हमारे यहाँ लाया गया, इसका ओरिजिन क्या है। तो नॉर्मली जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा हुआ आता है ये कहाँ से लाया गया है, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है ना। लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखना है कि ये सिर्फ आयरलैंड से ही नहीं लिया गया है, बल्कि 1935 है ना, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, यानी कि 1935 के एक्ट था, उसमें एक प्रावधान किया गया था जिसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वहां से इसको क्या किया गया, लिया गया है। यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आयरलैंड के जगह पे 1935 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया होगा तो वो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या मेंशन किया गया है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी जो है, उसमें उसको लाने का उद्देश्य क्या था, इसका मेन मंशा क्या था, इसको हम क्यों लेके आए हैं, है ना, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका मेन मकसद था कि ये क्या करे कि हमारे जो हमारा संविधान है या हमारा देश है, उसको क्या दे, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र प्रदान करना, है ना। इसका मेन मकसद क्या था? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाना। जो हमारा देश, राज्य है, हमारे स्टेट जो है, उसको किस तरह का बनाना है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, तो यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस भाग में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्याख्या किया गया है, या इसके बारे में बात किया गया। तो हम लोगों को पता है ये जो चीज है, ये जो टर्म है, वो कहाँ पे बात किया गया है, तो ये किया गया है एक तो प्रस्तावना में। कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। और दूसरा ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब इतना बात जब देख लेते हैं तो हमको पता चलता है कि अगर हमको राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी देखना है, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहाँ देखेंगे, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में है। कहाँ है? भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में, और अनुच्छेद 36 से लगा करके 51 तक है। कहाँ है? अनुच्छेद 36 से लगा करके 51 तक है। ओके, अब हम लोग एक एक करके इसके अनुच्छेदों को देखते हुए चलते हैं, इससे हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। चलिए, तो पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 36, है ना, ये क्या कहता है, तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि ये भारत के राज्य को परिभाषित करता है, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। भारत के राज्य को नहीं, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। क्या करता है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। आप लोग एक चीज इसको याद रखेंगे कि राज्य, है ना, जो राज्य शब्द है, राज्य शब्द, है ना, की परिभाषा। ठीक है, राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो अगर आप लोग मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो अनुच्छेद 12, है ना, वहां भी लिखा हुआ है राज्य शब्द की परिभाषा 12 में भी है। और अनुच्छेद 36 यही कहता है कि राज्य वही है जो अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है ना, यानी कि 12 के अनुरूप ही अनुच्छेद 26 भी राज्य को परिभाषित करता है। और हम लोग जानते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या भारत से किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई भी चीज बेनिफिशियरी है तो वो स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेट कहलाएगा। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि स्टेट दो तरह का होता है। एक स्टेट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पुलिस स्टेट। कौन सा का स्टेट कहते हैं?
पुलिस स्टेट कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है वेलफेयर स्टेट। क्या होता है? वेलफेयर स्टेट, है ना। अब वेलफेयर स्टेट और पुलिस स्टेट में क्या अंतर है? तो जो पुलिस स्टेट होता है उसके पास सिर्फ पावर होता है किस चीज का? इसके पास पावर होता है रेवेन्यू कलेक्शन का, है ना। ये रेवेन्यू कलेक्ट करता है और क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू, ये कलेक्शन, और इसके अलावा जबकि वेलफेयर स्टेट का काम क्या होता है, यानी कि अगर नॉर्थ कोरिया जैसा देश जो है ना, उसको बहुत ज्यादा जनता में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना है, उनकी क्या आवश्यकता है, उस पर अगर बात ध्यान नहीं देता है तो वैसे स्टेट को क्या कहते हैं? पुलिस स्टेट। जबकि वेलफेयर स्टेट का काम क्या होता है? यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है, कोई भी नागरिक है जो यहाँ पे रह रहा है, उसके हर एक चीज का ध्यान रखना। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा जन्म ले रहा है ना, कोई चाइल्ड का बर्थ हो रहा है ना, तो ये वेलफेयर स्टेट होगा, क्या करेगा? उसको अच्छा एजुकेशन देगा, है ना, एजुकेशन देगा। उसको क्या देगा? तो उसको देगा अच्छा हेल्थ देगा, है ना। उसको क्या देगा? अच्छा इन्वायरमेंट देगा। ओके, और क्या देगा? तो अच्छा एक एक चीज जो भी उसको अच्छा फूड के लिए वो बात करेगा, है ना। तो जितना भी चीज उसके आगे हम लोग बात करें तो जॉब की भी वो बात करेगा, है ना। ये सारा एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है कि हर एक चीज का वो ध्यान रखता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग ध्यान रखते हैं। तो हम लोग को पता चल गया कि आर्टिकल नंबर 36 क्या है ना। तो अनुच्छेद जो 36 है वो राज्य को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? राज्य को परिभाषित करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 37, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको देखिएगा, यहाँ पे भी दो बात लिखा हुआ है। पहला क्या बात लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो अनुच्छेद यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह वाद्य योग्य नहीं है ना। वाद्य योग्य नहीं है, डेट मीन वाद्य योग्य नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि ये फोर्सेबल नहीं है ना। ये फोर्सेबल नहीं है ना। इसको हम लोग किसी भी तरह से फोर्स करके यानी कि किसी जुडिशरी के द्वारा इसको ये नहीं बोल सकते कि इसको करना जरूरी है। और दूसरा बात यहाँ पे क्या लगता है, लिखा हुआ है कि राज्य का यह कर्तव्य बनता है ना, राज्य का यह दायित्व बनता है, जो हमारा स्टेट है, राज्य का दायित्व बनता है कि कोई भी वह कानून बनाए, है ना, क्या करता है वो कोई भी लॉ बनाए तो उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए बनाए। ठीक है, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसका क्या मेन मकसद बनता है? नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी प्रिंसिपल है उन प्रिंसिपल को फॉलो करना क्या है? तो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो ऐसा करे ही करे। यही चीज यहाँ पे लग जाए, यानी कि ये प्रेशरेबल नहीं है, यानी कि फोर्सेबल नहीं है, यानी इस पे हम लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 38। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को भी देख लीजिएगा। अनुच्छेद 38 क्या है? तो अनुच्छेद 38 क्या करता है कि हमारा जो डीपीएसपी है वो क्या काम करता है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। क्या किस तरह के राज्य की स्थापना करता है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब कल्याणकारी राज्य कोई कैसे स्थापित हो सकता है ना। तो कल्याणकारी राज्य कैसे स्थापित हो सकता है? तो हम लोग बात किए कि इसमें तीन तरह के न्याय का बात किया गया है। वो क्या है? तो सामाजिक है ना, आर्थिक है और राजनीतिक है। ओके, ये तीनों स्वतंत्र न्याय की बात किया गया है। किस चीज की बात किया गया है? किसी के साथ हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, वो चाहे सामाजिक स्तर पे हो, वो आर्थिक स्तर पे हो या राजनीतिक स्तर पे, सब जगह हम लोग क्या करेंगे? जस्टिस की बात करेंगे। और इस आधार पर जो हमारा स्टेट बनेगा वो कैसा होगा? कल्याणकारी होगा, यानी कि वेलफेयर स्टेट होगा। तो हमसे उससे पूछा भी जा सकता है कि इंडिया कैसा स्टेट है? तो वेलफेयर स्टेट है। इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 38 में लिखा हुआ है। ओके, चलिए इतना जानने के बाद अब हम लोग जान जाते हैं, आते हैं आर्टिकल नंबर 39 पे। कहाँ आते हैं? आर्टिकल नंबर 39 क्या लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 39 में? ये देखिए, अगर अनुच्छेद 13 जिसको सॉरी जो आप किसी भी न्याय को विधि को जीरो शून्य कर देता है ना, ये आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो आर्टिकल नंबर 39 है, इस चीज को भी याद रखेंगे। तो अनुच्छेद जो 39 है
वो किस चीज का जिक्र करता है, इस चीज को भी देखिएगा। अभी हम लोग इस पे ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अनुच्छेद 36 क्या करता है, कहता है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए जो आजीविका होना चाहिए, यानी कि जीविका जीने के लिए, यानी कि हमारे जीवन यापन के लिए स्टेट क्या करेगा, पर्याप्त साधन का जुगाड़ करेगा। यानी कि हर व्यक्ति को पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, और ये हमारे 39 के क्लॉज ए में लिखा हुआ है ना, आजीविका के लिए पर्याप्त साधन, आजीविका के लिए पर्याप्त साधन। ओके, ये 39 के ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिएगा आर्टिकल के 39 बी में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम लोग के पास जो आजीविका का साधन होगा, है ना, ये जो उपलब्ध कराना है, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट का। ओके, ये याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए, अब जब हमारे पास पर्याप्त साधन हो जाएगा तो साधन का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना बहुत जरूरी है। यानी कि क्या है, जो हमारे पास संसाधन है उसका समान वितरण होना चाहिए, है ना, समान वितरण होना चाहिए, किसी एक विशेष के पास नहीं चला जाए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में यही चीज कह रहा है कि संसाधनों के संकेंद्रण पे, यानी कि हम लोग जो जानते हैं कि आप देखिएगा कि क्या होता है कि कोई भी जगह किसी भी चीज को जब अपने हम मान लेते हैं कि अभी यूरिया डीएपी है ना, या यूरिया का बात कर लेते हैं, इसका जब प्राइस क्या होता है मार्केट में, स्टॉक कोई दुकानदार होता है वो काफी बढ़ा देता है, क्या करता है, काफी बढ़ा देता है, और किसान को प्राइस नहीं मिल पाता है सही ढंग पे, ये सही प्राइस में ये चीज नहीं मिल पाता है। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि आप इसको ना जमा कर नहीं कर सकते, स्टॉक नहीं बना के रख सकते हैं। ये इस चीज का एक्सप्लेनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 39 के सी में, यानी कि जो संकेंद्रण है, यानी कि जो फिजिकल एसेट्स है, उसको आप किसी एक के पास बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। ओके, और चौथा 39 का डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या लिखा हुआ है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ओके, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है ए बी सी डी, हालांकि इसके अलावा ई और एफ है, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो ए बी सी और डी याद रखना है। तो एक बार रिवीजन कीजिएगा, क्या लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 39 में, है ना, आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है, तो 39 ये कहता है कि स्टेट का ये दायित्व बनता है कि सभी के जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन पर उनका समान अधिकार होना चाहिए। यानी कि जो पर्याप्त साधन है उसको उपलब्ध कराना। पहला क्या है, आजीविका के लिए साधन का उपलब्ध, पहला क्या है, याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, साधन को उपलब्ध कराना, है ना। क्या लिख रहे हैं यार, को उपलब्ध कराना। ओके, साधन को उपलब्ध कराना, ये ए में लिखा हुआ है। बी में क्या लिखा हुआ है कि जो साधन है ना, संसाधन है, उसको समान रूप से वितरित करना, है ना, समान रूप से वितरित करना। ठीक है, सी में क्या है, सी में लिखा हुआ है किसी के पास एक जगह, है ना, संकेंद्रण ना होना चाहिए, यानी कि इसको सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का बात किया गया। और चौथा क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 39। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर है 40, कौन सा है, अनुच्छेद 40। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल नंबर 40 जो है वो है ग्राम पंचायत से, किससे है संबंध, ये किससे रखता है, ग्राम पंचायत से। ओके, ये याद रखिएगा। और इसी के आधार पे हम लोग जानते हैं कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया जाता है और पंचायती राज जो है वो जोड़ दिया जाता है, जो 243 में 243 के ओ तक, है ना, 243 के ओ तक इस चीज में व्याख्या किया गया है पंचायती राज का। ओके, 72वां संविधान संशोधन 1942 के द्वारा। ठीक है, इसको फोर्सेबल बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर आर्टिकल। अब देखिए 41, 42 और 43, है ना, ये तीनों लगभग लगभग सिमिलर है, तो इस चीज पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो 41 में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा हुआ है जॉब,
एजुकेशन, है ना। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जॉब, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस। यानी कि क्या हुआ, काम, शिक्षा और लोक सहायता। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काम देना, शिक्षा देना और पब्लिक को सहायता देना, ये तीनों जो चीज है वो अनुच्छेद, ये राज्य का दायित्व है कि भारत में रहने वाले हर लोगों को काम उपलब्ध कराया जाए, शिक्षा उपलब्ध किया जाए और लोक सहायता। यहाँ पे देखिएगा जो लोक सहायता है, पब्लिक असिस्टेंस है ना, ये किनको किनको प्रोवाइड किया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जब डीप आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन ना डीप में पूछा जाता है, किनको लोक सहायता प्रोवाइड किया जाए। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है बूढ़ा व्यक्ति को, किसको प्रोवाइड किया जाए, बूढ़ा व्यक्ति को प्रोवाइड। दूसरा किसको है, तो जो आदमी बीमार है उसको प्रोवाइड किया जाए। तीसरा व्यक्ति जो दिव्यांग है ना, जो दिव्यांग है। और चौथा जो बेरोजगार है ना, बेरोजगार है। अब देखिए बूढ़ा आदमी को क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं इसी की स्कीम जो यहाँ पे हम लोग आप लोग से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्कीम कहाँ पे है। जब आप डीपीएसपी मेंस में लिखेंगे तो स्कीम बता सकते हैं। जैसे आप लोग एक सुनते होंगे कि वृद्धा पेंशन, है ना, क्या दिया जाता है, वृद्धा पेंशन, है ना। तो वृद्धा जो पेंशन दिया जाता है वो किसके तहत दिया जाता है, तो इस जो यहाँ पे राज्य का ये दायित्व बनता है कि बूढ़ा लोगों को क्या देना है, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, तो वो वृद्धा पेंशन योजना चलाया जाता है। ठीक है, बीमार लोग जो होता है उनको हेल्थ जैसे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारा, अभी बिहार सरकार क्या चला रहा है, जो बच्चा जिसके हार्ट में क्या हो, सुराग हो, उसके लिए फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा। ओके, या कैंसर वाले के लिए फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, या टीबी के लिए या पोलियो के लिए बहुत सारा जो स्कीम चलाया जाता है वो भी हमारा लोक स्वास्थ्य के तहत आता है। फिर दिव्यांग, अब देखते हैं कि बाइसिकल, ट्राइसिकल, है ना, ये सब जो आप देखते होंगे 3 चक्के वाला ट्रिसिकल होता है, जो विकलांग लोग होते हैं या दिव्यांग होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है इसके तहत। और देखते होंगे हर स्टेट अब क्या लगा रहा है, एक रोजगार मेला लगा रहा है, रोजगार मेला लगा रहा है। वो कहा किसके तहत लगा रहा है, तो 41 का जो है बेरोजगार लोक सहायता के तहत। ठीक है, तो ये बात रखिएगा, जब मेंस लिखिएगा तो यहाँ पे आप ब्रीफ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखें तो हम लोग 41 में क्या देखें कि सरकार का क्या काम है, तो सरकार का काम देना है, काम देना, दूसरा है शिक्षा देना और तीसरा काम क्या है, लोक सहायता देना, है ना, लोक सहायता देना। अब जरा ध्यान देंगे तो क्या काम दे देने से हम लोग का जीवन चल जाएगा, नहीं। तो संविधान सभा के जो मेंबर थे उनके दिमाग को देखिए, वो कितना अच्छा हम लोग के बारे में सोचते थे। जो तभी तो हम लोग कहा जाता है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये क्या दिखाता है, तो हमारे जो संविधान सभा के निर्माता थे उनके मस्तिष्क था, उनका जो विचार था हमारे प्रति, उनका उद्देश्य क्या था, उस चीज को प्रदर्शित करता है। उस चीज को अगर देखना है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आप लोग देख लीजिए। तो ये क्या कहते हैं कि अनुच्छेद 41, क्या काम देने से काम चल जाएगा, क्या शिक्षा देने से हो या लोक सहायता से, इससे तो नहीं चलेगा। क्या देना चाहिए इसमें, तो यहाँ पे ये दे दिया जा रहा है कि काम करने के लिए अच्छी दशा क्या होनी चाहिए, मानवोचित दशा, है ना, मानवोचित दशा। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं, तभी आप जाइएगा किसी भी इंडस्ट्री में तो वहां पे प्रिकॉशन गाइडलाइन हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। जब हम कहीं पे काम जाते हैं तो आप देखते रहिएगा सेफ्टी बूट, है ना, क्या है कि आपको सेफ्टी बूट दिया जाता है, हेलमेट दिया जाता है, अच्छे जगह सिचुएशन, सारा दिन आपसे काम नहीं करवाया जाता, 8 घंटे का शिफ्ट होता है, वीकेंड में छुट्टी दिया जाता है, यानी कि मानवोचित दशा प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो है, जो महिला लोगों को प्रसूति सहायता दिया जाता है, जिसको मैटरनिटी लीव कहते हैं या मैटरनिटी हेल्प दिया जाता है। वो क्योंकि अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, तो उसको उनको वर्क करने में, काम करने में क्या होगा, दिक्कत होगा, जो इस चीज का अवहेलना होगा। तो यहाँ पे जो प्रसूति लीव दिया जाता है वो महिला को दिया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि महिला सबको मैटरनिटी जो लीव है वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो अनुच्छेद 42 के तहत। ठीक है, अब अनुच्छेद 43 को देखते हैं। अब देखिए क्या है, हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। 41 में क्या करता है, स्टेट का काम क्या है कि हम लोगों को जॉब देना। सिर्फ जॉब देने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हम लोग को क्या देना पड़ेगा, अच्छा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, अच्छा कंडीशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब कंडीशन भी मिल गया हमको, काम भी मिल गया, अच्छे कंडीशन में भी हम काम कर रहे हैं, तो इससे काम चल जाएगा।
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेंबर कहते हैं नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा, आपको निर्वाह योग्य वेतन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो जीवन निर्वाह योग्य वेतन भी आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जीवन निर्वाह योग्य वेतन भी देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको अभी आर्टिकल 41, 42 और 43 याद हो गया होगा। ओके, अब देखिए आर्टिकल 43 है ना, इसमें दो चीज लिखा हुआ है। एक तो है जीवन निर्वाह योग्य वेतन, ठीक है, और दूसरा जो बात है इसमें लिखा हुआ है कुटीर उद्योग। क्या लिखा हुआ है? कुटीर उद्योग। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 44, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में, अब देखिए समान नागरिक संहिता, नॉर्मली आदमी के दिमाग में आता है कि भारत में ना सब जगह समान नागरिक संहिता नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको पता होगा कि भारत में 98% मामले में समान नागरिक संहिता है। सिर्फ 2% ऐसे मामले हैं जहां पे समान नागरिक संहिता एप्लीकेबल नहीं है। और वो भी कौन कौन सा प्रावधान है, तो वो भी हाथ पे आप लोग नॉर्मली गिन सकते हैं, ठीक है ना। अगर 3-4 को छोड़ दे तो आपको लगेगा कि सब में ये चीज तो एप्लीकेबल है ही। तो वो क्या क्या है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे विवाह का बात है ना, विवाह का बात है ना, शादी से संबंधित हिंदू मैरिज एक्ट अलग है ना, और मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, ये बात भी आप लोग जानते होंगे। दूसरा क्या है? विवाह विच्छेद, है ना, विवाह विच्छेद या तलाक का बात कर लेते हैं ना। ओके, उसके अलावा क्या है? किसी को गोद लेना हो, है ना, गोद लेना। तो ये सब जो प्रथाएं हैं जिसमें थोड़ा बहुत अंतर है, इसके अलावा हर एक चीज हमारे यहाँ सिमिलर है। हर इंसान के लिए सेम कानून है, सब कुछ सेम है। लेकिन कुछ है जो वो धर्म के आधार पर थोड़ा सा इनको लिबरल रखा गया है, फ्री हैंड दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले, इसके अलावा इस पे आप लोग अभी देखिए, जैसे उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड है, तो यहाँ पे क्या लगा है? यूसीसी लगाया गया है। ओके, तो ये बात भी रखिएगा कि आजादी के बाद फर्स्ट स्टेट है उत्तराखंड जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है। वहां पे अब सबके लिए सेम हो गया। ओके, सेम लॉ लगा दिया गया है। तो इसमें हालांकि इसमें कुछ ऐसे बात है जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे फेमस केस है शाहबानो का मामला। हालांकि वो जब हम लोग मेंस का बात करेंगे तो देखेंगे। शाहबानो का मामला 1970 का मामला है। ओके, और दूसरा जो ट्रिपल तलाक अभी लगाया गया है, जिसको अवैध कर दिया गया है, वो सायरा बानो का मामला है। सायरा बानो मामला है ना, ये रिसेंट मामला है, 2017 का मामला है। ओके, सायरा बानो का मामला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। प्री में यहां से क्वेश्चन उतना नहीं आएगा इसी वजह से। नेक्स्ट है कि आर्टिकल नंबर 45 कौन सा है? आर्टिकल नंबर 45, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए आर्टिकल नंबर 45 जो प्रेजेंट टाइम में क्या लिखा हुआ है, इस चीज पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में लिखा हुआ है इसमें प्री एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या लिखा हुआ है? प्री एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। ओके, तो प्री एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या लिखा हुआ है कि 6 साल से कम आयु के, याद रखिएगा 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा दिया जाएगा, है ना। उनको कौन सा शिक्षा? तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का बात किया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज ना पहले नहीं लिखा हुआ था। पहले आर्टिकल नंबर 45 में लिखा हुआ था 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा, है ना, वर्ष के बच्चे को। इस चीज को हटा दिया गया, तो जो चीज हट गया उस चीज पे हम लोग बात नहीं करेंगे। ओके, और ये जो चीज है 45 में जो 6 वर्ष है वो कब जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन में कब जोड़ा गया है? 86वां अमेंडमेंट किया गया था, और ये 2002 में किया गया था। और यहाँ पे जो बात लिखा हुआ था वो उसको 21 के ए में जोड़ दिया गया है। ठीक है, और शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर्टिकल, तो आर्टिकल है 46, कौन सा है? आर्टिकल नंबर 46। देखिएगा ये भी बहुत अच्छा सा आर्टिकल है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, और इसको याद ही रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 बात है।
है ना। एक लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति, है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और क्या यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पे लिखा हुआ है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये बात आप लोग एकदम याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इस यहां से क्वेश्चन बन जाता है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लिखा हुआ है जो समाज के दुर्बल वर्ग, टर्म यूज किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है दुर्बल शब्द, है ना। क्योंकि हम ये टर्म यूज करते जब आप लोग मेंस लिखेगा तो यही यूज सीधा उठा के लगा दीजिएगा वहां पे, समाज के दुर्बल वर्ग, यानी कि वीकर सेक्शन जो है हमारे, किसके, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हम लोग क्या किए हैं, तो यहाँ पे इन लोगों के लिए दो बात का प्रावधान किए, बहुत याद है। एक बात है शिक्षा, है ना, क्या है, शिक्षा और आर्थिक, आर्थिक सहायता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। याद रखिएगा अनुच्छेद क्या कहता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के दुर्बल वर्ग, ये याद रखिएगा। यहाँ पे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी लिखा हुआ है, और वीकर सेक्शन जो लिखा हुआ है इसका कोई आधार नहीं है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि किस आधार पे वो कमजोर है समाज के वर्ग के लोग, ठीक है ना। यहाँ पे इसका डिफिनेशन नहीं है, और उनके लिए क्या प्रोवाइड किया जाएगा, शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा और आर्थिक सहायता प्रोवाइड किया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 46 आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। देखिए डीपीएसपी का अपने आप में सारे अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्टिकल नंबर 47 टू मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिएगा, एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा गया था कि जो राज्य का कर्तव्य है ना, राज्य का जो कर्तव्य है, यानी कि राज्य का जो प्राथमिक कर्तव्य है, प्राइमरी ड्यूटी क्या है, इस चीज का व्याख्या हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद रखिएगा, राज्यों के प्राथमिक कर्तव्य, प्राथमिक कर्तव्य ये कहां पे है, प्राथमिक कर्तव्य जो है राज्य का वो कहां पे है, तो राज्य का जो प्राथमिक है कर्तव्य है वो अनुच्छेद नंबर 47 में है। और इसका प्राथमिक कर्तव्य क्या क्या है, इस चीज को भी देखिएगा। तो पहला है जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार लाना। ओके, दूसरा चीज क्या लिखा हुआ है, तो स्वास्थ्य स्तर में सुधार, है ना, स्वास्थ्य स्तर में सुधार। ओके, और तीसरा बात क्या है, तो लिखा हुआ है लोगों के पोषाहार, है ना, लोगों के लिए पोषाहार या पोषण स्तर में सुधार। अब देखिए इसी के तहत आर्टिकल जो 47 है, इसी में पोषाहार जो वितरण है या पोषाहार, लोगों के लिए पोषाहार उपलब्ध कराना, इसी के तहत आंगनवाड़ी, है ना, आंगनवाड़ी जो बहुत प्री एलिमेंट्री एजुकेशन वाला जो है, तो याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ जो ये आंगनवाड़ी का जो स्थापना किया गया है उसका कहीं भी संबंध एजुकेशन से नहीं है, उसका आधार है पोषाहार के, पोषाहार प्रोवाइड करना, बच्चों को जो है पोषाहार उपलब्ध कराना, ठीक है। और ये हमारा जो प्रीवियस ईयर का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें ये क्लियर किया गया कि आंगनवाड़ी जो है वो क्या है, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, यानी कि वो सामाजिक कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम लोग देखें कि आर्टिकल नंबर 47 में तो एक बात लिखा हुआ है, आर्टिकल 47 में एक बात तो ये लिखा हुआ है कि ये क्या करेगा, तो ये करता है राज्य के प्राथमिक कर्तव्य को बताता है, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य के बारे में बात करता है। और दूसरा किस चीज के बारे में बात करता है, तो ये कहता है कि कोई भी, है ना, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक, है ना, एक सेकेंड, नुकसानदायक, है ना, नशीली दवा, ठीक है, मदिरा, फिर क्या कहता है, ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स, ओके,
पर क्या करता है कि उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक कर्तव्य बनता है इसका क्या कि नशीली, पहला है प्राथमिक कर्तव्य क्या है इसका, तो जीवन स्तर में सुधार लाना, लोगों के पोषण स्तर को बढ़ाना और स्वास्थ्य में सुधार करना। जबकि उसके अलावा क्या है, मद निषेध, जो बिहार सरकार के द्वारा मद निषेध किया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर 47 है। ओके, ये बात भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आर्टिकल नंबर 48। ये गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गांधीयन आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है दुधारू पशु, याद रखिएगा दुधारू पशु, इसका मतलब क्या है, तो गोवध निषेध, गोवध निषेध, ठीक है। और उन गोवध निषेध है और इनका जो नस्ल है यानी कि जो गाय का नस्ल है उसको सुधार, है ना, उसको सुधारना, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, नॉर्मली आदमी गोवध पढ़ के चला जाता है कि अच्छा इनको मारना नहीं है, लेकिन उनमें सुधार करना भी आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है। ओके, ये बात आप लोगों को याद रहेगा। इसके अलावा इसके आगे हम लोग जब चलते हैं तो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 49 का। किसका बात करते हैं? आर्टिकल नंबर 49 का, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 49 में क्या लिखा हुआ है इस चीज को भी देख लीजिएगा। तो जो हमारा जो मॉन्यूमेंट है ना, जो हमारा विरासत है उसको क्या करना है, तो उन लोगों को हमको क्या प्रोवाइड करना है, सॉरी एक चीज इससे पहले एक और देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 48 है, ठीक है ना, तो ये दुधारू पशु से तो संबंधित था ही, इसके अलावा इसका एक और भाग है, मतलब इसी में दो बात लिखा गया है। एक भाग क्या लिखा हुआ है, कृषि और पशुपालन, क्या है, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, है ना। कृषि और पशुपालन में क्या है, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रणाली, है ना। इसमें हम लोग को ये बात भी याद रखना है कि इसमें आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रणाली को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। ये आर्टिकल 48 में है ना। एग्रीकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्रीज है ना, उनको क्या करना है, नए टेक्नोलॉजी के तहत, है ना, नई तकनीक के साथ के तहत कृषि का बढ़ावा देना है। ये हमारा 48 में है और यहीं पे गोवध निषेध किया गया है। ओके, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर हम लोग 49 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा धरोहर है ना, जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर, उसका संरक्षण कहता है। राष्ट्रीय महत्व की जो संपत्ति है या जो हमारी संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, उसका हम लोगों को क्या करना है, राष्ट्रीय संपत्ति का क्या करना है, तो संरक्षण करना है। ओके, ये बात भी याद रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 50 और 51, अब देखिए हम लोग कितना जल्दी ये पढ़ के खत्म कर लिए, ठीक है, डीपीएसपी, और हमको लगता है कि अब आप लोगों को सारा याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 50 क्या कहता है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, ठीक है, अलग करता है। और 51 नंबर में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को की अभिवृद्धि, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है उस चीज के बारे में, क्या अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसका बात कहा किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर बताइए 51 में किया गया है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये तीनों चीज आपको तो याद रहेगा। क्या नाम है, 49 में क्या है, 49 में क्या है, तो हमारे लिखा हुआ जो हमारा मॉन्यूमेंट है उनको प्रिजर्वेशन करना, उनको प्रिजर्व करना। और कार्यपालिका 50 में क्या लिखा हुआ है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। 51 में क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को की अभिवृद्धि या उनकी जो यानी इंटरनेशनल रिलेशन
वरना अंतरराष्ट्रीय संबंध है उस चीज पे लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ज्यादा करेंगे तो फिर ज्यादा काफी टाइम लग जाएगा। अब देखिए हम लोग इतना जो पढ़े, इसके अलावा कुछ और इसमें पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन जाता है, जिसके बारे में हम लोग फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया है ना, 42वां संविधान संशोधन, और इसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक्ट जोड़े गए, जो डीपीएसपी में कुछ एक्ट जोड़े गए जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे 39 का ए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 39 का ए। तो 39 के ए में क्या लिखा हुआ है, इस चीज पे भी हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं। तो यहां लिखा गया है फ्री जस्टिस। क्या लिखा हुआ है? फ्री जस्टिस। ओके, और क्या लिखा हुआ है? लीगल असिस्टेंस। लीगल असिस्टेंस का बात किया गया है, यानी कि निशुल्क कानूनी सहायता और क्या है, न्याय सहायता। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा, ये बात बहुत है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज के बाद, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। और नॉर्मली 39 में है जो फ्री जस्टिस यानी निशुल्क न्याय सहायता जो है वो कहाँ पे लिखा गया है, ये क्वेश्चन तो आप देखेंगे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा क्या है? कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ना। तो इसके लिए हम लोग बात किए कि आर्टिकल नंबर 39 में। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो 43 का ए है ना, 43 का ए ये भी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भी जोड़ा गया। तो इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें जो मजदूर है उनको उनके काम में सहभागिता के लिए मजदूर संघ की बात बताई गई है ना, यानी कि मजदूरों का संघ होना चाहिए, मजदूरों का संघ है ना ये, और उनके प्रबंधन में इनकी सहभागिता के लिए। ओके, फिर हमारा 48 का ए कौन सा है? 48 का एक पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण। ओके, ये हमारा जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक चेंजेस किया गया था, जो कौन सा था? आर्टिकल नंबर 46 में है ना, सॉरी 45 में, जो एजुकेशन से था, प्री एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 6 साल से 14 साल था, जिसको करके दिया गया 6 साल से कम। उसके अलावा एक और आर्टिकल है जिसमें भी परिवर्तन किया गया था, और वो है 43 का बी। कौन सा है? 43 का बी। और ये जो चेंजेस किया गया था वो था 97th अमेंडमेंट के द्वारा है ना, 97th अमेंडमेंट ये हुआ था 2012 में। और इसमें क्या किया गया था? इसमें क्या किया था? इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात किया गया था। किस चीज का बात किया गया था? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, इसको हम लोग कहते हैं सहकारी समिति, सहकारी समिति। ओके, और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 43 के 43 के बी में लिखा गया है। ओके, तो ये हम लोग का जो डीपीएसपी था, और वहां पे जितना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। अब इससे ज्यादा आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। अब हर एक टॉपिक आपका कवर कर दिया गया है, और इस जो हमारा अभी हम लोग क्या किए हैं कि इसका ब्रीफिंग पढ़े हैं, और इससे संबंधित एमसीक्यू जो हमारे साइट पे है वो अवेलेबल कर दिया गया है, वहां पे आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कुछ और है बातें जो यहाँ पे हम लोग नहीं किए, वहां पे मेंशन किया गया है, वहां देख लेंगे तो काफी बेनिफिट होगा। और इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके लगभग 20 से 25 क्लास लेंगे और पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, सारा एमसीक्यू आप लोगों को करवा दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और